इधर देखिए बच्चों, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे हेलिकल पाथ। आज सबसे पहले हम लोग जो एक्सरसाइज दी थी असाइनमेंट, क्या दिया था, एक्सरसाइज 23.2, तो ये सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी कल। अब नेक्स्ट ये सेकंड प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम क्या करेंगे, इधर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्ट की जाती है। इस बीम को प्रोजेक्ट किया जाता है और ऑब्जर्वेशन ये है कि ये बीम वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है। दिख रहा फिगर से, ये वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। और इसका रीजन बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि दिस इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये किसकी वजह से डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको चाहिए, क्या डायरेक्शन होगी। तो देखो डायरेक्शन हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ पे F इक्वल टू हमारे पास फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, ठीक है ना। अब इसे ये Q जो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस ही बी क्रॉस बी, ये ऐसे राइट करेंगे। वेलोसिटी वेक्टर देखो दिया हुआ है, तो वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, और बीम जो है बाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट, तो फोर्स ऐसे है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग बी क्रॉस बी, अगर मैग्नेटिक फील्ड दो ही पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है, या तो इनटू द प्लेन या अपवर्ड। तो अगर आप ऐसे देखें, यहाँ पे ये राइट हैंड के फिंगर को हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन में देखा, मैग्नेटिक फील्ड सपोज की इनटू द प्लेन, तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता बी क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाता। क्लियर। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में डायरेक्शन अपोजिट ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब फील्ड ऐसे नहीं है इनटू द प्लेन, फील्ड किधर है, आउटवर्ड। अगर आउटवर्ड ऐसे सपोज करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये फिंगर रही हमारे पास, पाम देखो आउटवर्ड है, थंब किधर इंडिकेट कर, डाउनवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए डाउनवर्ड, ये नेगेटिव चार्ज है तो किधर हो जाएगी, अपवर्ड। इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू द प्लेन। क्लियर इनमें से इस तरीके से डायरेक्शन। ये देखिए तीन वेक्टर हमारे होते हैं, 1 2 3, तीनों आपस में यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे कि बी और एफ ये भी परपेंडिकुलर होता है, और बी और एफ ये भी परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे। तो ये दिख भी रहा है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये फोर्स दिख रहा है बाई डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। तो देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट भी अलोंग द जेड एक्सिस होगी। अब जेड में इनटू और आउटवर्ड आपको डिसाइड करना था खाली। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोजेक्टेड द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच पार्टिकल विल डिस्क्राइब द स्मॉलर सर्किल। इधर देखो थर्ड क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को हमने प्रोजेक्ट किया है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन, दोनों केस का चार्ज आपको पता ही है 1.6, ये माइनस का होता है खाली, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये हमारे पास पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों को प्रोजेक्ट किया जाता है, सेम वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, और डिस्क्राइब द स्मॉलर सर्किल। स्मॉलर सर्किल मतलब रेडियस किसके स्मॉल होगी यहाँ पे, तो वेलोसिटी भी सेम है, ये v और v। तो देखो रेडियस तो बिल्कुल सिंपल है, r इक्वल टू क्या लिख सकते हो, mv बाई क्यू। यहाँ से देखो क्यू बी सेम है, v भी सेम है, वेलोसिटी क्या, इसका चेंज किसका है हमारे पास, मास का, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन।
दैट मीन्स ये आप देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन। बहुत सिंपल वे में डिसाइड हो गया। पार्ट ए, इसका भी पार्ट देखो हमारे पास है। दिस पार्टिकल विल हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला याद करो, टाइम पीरियड का फार्मूला तुम्हें याद होगा सब लोगों को, 2πm/q। ठीक है, इसलिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गई, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू QB/2π। ठीक है, इसलिए किसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका मास कम होगा, क्योंकि Q और B और ये सेम है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमारे पास Fe ग्रेटर देन Fp। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन। क्लियर, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, ये फार्मूला F इक्वल टू 1/T। T पता है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, F निकाल लिया। यहाँ मास डिपेंडेंट है, मास जिसका कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। In a region of space, a uniform magnetic field V is along positive x-axis. Electrons are ejected from origin with speed v at different angles, so that paraxial electrons are refocused on the x-axis at a distance of this. इधर देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक देखा ना, और बहुत ध्यान से देखिए कि ये ओरिजिन है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिफरेंट एंगल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहे होंगे कहीं होल से, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एंगल पे ऐसे सेम स्पीड से इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर दी हुई है, एक बार देखते हैं। ये वेलोसिटी स्पीड सेम है। In a region uniform magnetic field along positive x-axis, yes, magnetic field with positive x-axis के along दी हुई है। इधर देखो, ये पॉजिटिव x-axis के along मैग्नेटिक फील्ड है। ये कह रहा है रीफोकस्ड होते हैं, अब समझ में आ रही, ये b स्पीड है, ये b स्पीड है, तो b स्पीड से अगर ये एंगल थीटा ले लेते हैं, ठीक है ना, तो रीफोकस्ड डिस्टेंस आपको प्रूफ करनी है। तो देखिए कैसे रीफोकस्ड कैसे करेंगे यहाँ पे, कि ये एंगल अगर थीटा ले लें तो b का एक कंपोनेंट b परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा, b परपेंडिकुलर, यहाँ से देखिए b परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया, दिस इक्वल टू v साइन थीटा। क्लियर, b परपेंडिकुलर आ गया और b पैरेलल हमने निकाल लिया, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास b cos थीटा। क्लियर दीजिए। अब देखो ये क्या होगा कि ये हेलिकल पाथ बनाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बनाती है तो उसका पाथ हमने आपको बताया था कैसा पाथ होगा, हेलिकल पाथ। और हेलिकल पाथ बनाएगा तो यहाँ से स्टार्ट करके एक राउंड जब ये कंप्लीट करेगा ऐसे, ये इस तरीके से जाके ऐसे, तो ये राउंड हमारे पास ये कंप्लीट होता है। तो जब ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा यहाँ पे ऐसे, तो जो ये एक राउंड की जिसको हम पिच कहते हैं, तो पिच से फिर उसी एक्सिस पे आता है। तो जो पिच हमें निकालनी प्रूफ करनी है, तो पिच का फार्मूला हमारे पास होता है b पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। रीफोकसिंग डिस्टेंस, इसे हम रीफोकसिंग डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। रीफोकसिंग डिस्टेंस हो गई हमारे पास, और ये पिच हमारे पास कितनी होगी, b पैरेलल b cos थीटा, और टाइम पीरियड 2πm/, इलेक्ट्रॉन है eV। यहाँ तक क्लियर हुआ।
ये रीफोकस्ड हो रहा है इस वैल्यू के लिए। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन है कि जो है v cos थीटा आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जो इसमें प्रूव करना है कि थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, that is for small divergent angle cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो ये रीफोकसिंग डिस्टेंस हो जाएगी जो प्रूफ करनी है, दिस इक्वल टू v इंटू 2πm/ab। तो देखो ये हेलिकल पाथ का क्वेश्चन था और मिनिमम डिस्टेंस पे कहाँ जाके प्रूव होता है, तो 1 इसको कंप्लीट कर। क्लियर दीजिए, बस इतना ही दिमाग लगाना था कि वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से जो स्मॉल एंगल बनाएगा वो जाके फिर से फोकस होगा, ये वाले लार्ज में होगा तो फिर आंसर भी काफी ज़्यादा करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है ना। ये देखो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कह रहा है प्रॉब्लम, ए पार्टिकल मास एंड चार्ज प्रोजेक्टेड इनटू रीजन हैविंग ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल as it comes out of the magnetic field if the width of the region is। अब ये देखो एक केस मैंने आपको पढ़ाया था कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रीजन की विड्थ है ये वाला, और इसमें हमने कहा था कि ये पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है और ये ऐसे करके यहाँ से ये निकलता है, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये थीटा है, ठीक है ना। ये यहाँ से निकलना है, ये विड्थ आपकी डी है। मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी दी हुई है, मान लीजिए ऐसे है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने क्या कहा था इसमें, इसका सेंटर डिफाइन कर दो। सेंटर डिफाइन किया था अपने यहाँ से, देखो ये टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये गई और ये टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये हमारे पास सेंटर हो गया। ये सेंटर हो गया, तो जरा एंगल देखो, ये थीटा है, ये एंगल हमारे पास 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये सेंटर पर एंगल भी थीटा हो गया, ये थीटा एंगल पे हमारे पास है। इसमें हमने तुम्हें कंडीशन बताई थी, याद करो कि ये रेडियस होगी और ये भी रेडियस है दोनों, क्योंकि सेंटर है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब ये रेडियस है तो ये आर साइन थीटा, यहाँ पे हमारे पास आर साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया d/r। और इस क्वेश्चन में 3 पार्ट आपको दिए हैं जहाँ पे d गिवन है। देखिए फर्स्ट पार्ट में d की वैल्यू विड्थ दी हुई है 2mb/qb, ये पार्ट जो हमारे पास आ रहा है, d की वैल्यू हमारे पास है 2mb/qb। अब देखो mb/qb को r करते हैं, तो इधर देखो d इक्वल टू क्या ले सकते हैं 2r, इसका मतलब d/r जो रेशियो होगा वो 2 आ जाएगा पहले केस में। इतना क्लियर हुआ सबको कि पहले केस में अगर हम देखें ये पार्ट में d/r रेशियो 2, तो साइन थीटा 2 नहीं हो सकता, साइन थीटा 2 नहीं हो सकता। इसका मीनिंग इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी ये जो दी हुई है, ये पार्टिकल रेडियस से विड्थ रेडियस से ट्वाइस है और इसको टर्न करने के लिए सिर्फ रेडियस के इक्वल चाहिए, तो ये पार्टिकल ऐसे करके
और इस तरीके से यहाँ बाहर निकल जाएगा। इस फार्मूले से आंसर नहीं आएगा, बस यहाँ से दिमाग लगाना है कि डी ग्रेटर देन आर के लिए ये फार्मूला नहीं है। डी ग्रेटर देन आर पे ये क्या होगा, ये सेमी सर्किल बनाएगा, ये एंगल पाई होगा और इस तरीके से रिटर्न होगा। क्लियर? तो डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पे कितना हो गया, पाई। बी पार्ट को जरा देखें। बी पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डी की वैल्यू आपको गिवन है एम बी बाई क्यू। तो देखो डी की वैल्यू यहाँ पे एम बी बाई क्यूब है, एम बी बाई क्यूब। एम बी बाई क्यूब क्या होता है, आर। तो यहाँ पे डी बाई आर रेशियो कितना हो गया, 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल टू 1। तो डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ कितना हो गया, पाई बाई 2। सेकेंड क्वेश्चन इससे सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पाई बाई 2 पे अगर ये स्लाइटली ऐसे पाई बाई 2 पे, तो ये सीधा ऐसे निकल जाएगा ऊपर की तरफ। कैसे निकल जाएगा, यहाँ से देखिए पाथ, ये सीधा स्लाइड ऐसे इंटर किया और ये इस तरीके से जाके ये ऐसे और ये ऐसे सीधा जस्ट ये ऐसे। क्लियर? अब हमारे पास थर्ड ऑफ पार्ट है सी। इस वाले में पार्ट में डी इक्वल टू दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में कितना दिया हुआ है डी की वैल्यू, क्वेश्चन में देखो एम बी बाई 2 एम बी बाई 2 बी क्यू। बी क्यू आपकी एम बी बाई क्यू, बी क्यू रेडियस होगी तो आर बाई 2। यहाँ से देखो डी बाई आर दिस इक्वल टू हाफ। हाफ मतलब साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया हाफ, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब ये हुआ, इधर देखो यहाँ पार्टिकल है, ये डी है, इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, और ये पार्टिकल ऐसे इंटर किया और इस तरीके से ऐसे जाके और ये एंगल यहाँ से 30 डिग्री बनाएगा। ये इसका पार्ट था, ठीक है ना। फिर डी में क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पर, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, देन एंटर ए रीजन वेयर इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला। इधर देखो प्रॉब्लम 6, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस फॉर इलेक्ट्रॉन, ये आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2 टेस्ला। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रिपीट दिस प्रॉब्लम फॉर ए प्रोटॉन। इधर रेडियस निकालनी है हमें r, और दूसरा रिपीट the problem for proton। क्लियर? देखो बहुत सिंपल करना, सोचना शुरू करो, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाए। यहाँ पे एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद करो डेल्टा के गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज के माइनस 0 दिस इक्वल टू Q इंटू डेल्टा बी। डेल्टा बी को कहते हैं एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, ये डेल्टा बी। Q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गई, डेल्टा बी 100 हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक इक्वेशन क्लियर हो रहा कि नहीं? कैसे रिलेट करना है कि जब भी एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल गिवन होता है
तो हम लोग क्या करते हैं कि वर्क डन बाय दिस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क क्यू इंटू डेल्टा बी एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, तो ई इंटू 100 के फाइनल के इनिशियल 0 के आगे। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या करना है यहाँ पे कि ये जो वैल्यू आ गई है कि डेल्टा के की वैल्यू आपको दिख रही है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली हाफ mv स्क्वायर दिस इक्वल टू ई इंटू 100। हमको रेडियस निकालना, तो क्या चाहिए, मोमेंटम। मोमेंटम के लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, तो यहाँ से देखो ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म है। अब इसको काइनेटिक एनर्जी वाले को मोमेंटम को एम वी, ये हमारे पास मोमेंटम पी होता है, और पी को यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना है। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ से देखो m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 2 से इधर जाए 2km दिस इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम एम वी इक्वल टू हमारे पास आ गया रूट 2km, ये यहाँ से निकाल लिया। मोमेंटम आ गया, रेडियस आ गया, यहाँ पे रेडियस आ दिस इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, ये रिलेशन। क्यू बी की जगह इलेक्ट्रॉन है, ये भी रख दिया। एम बी की वैल्यू यहाँ से देखो 2km बाई ई बी, ये रेडियस आ गई। तो आर इक्वल टू हमारे पास हो गया 2k की वैल्यू हमारे पास यहाँ देखो 100e, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, ये हमारे पास e, p की वैल्यू 0.2 डेसिमल, e को ऐसे ले जाओ 0.2 इधर रखो, तो 1/0.2 ये आ गया, और ये आ गया हमारे पास 200 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, और ये नीचे ई स्क्वायर, तो ई आ जाएगा, और ई आ जाएगा तो इनकी वैल्यू लग गई 1.6 इंटू 10⁻90। क्लियर, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हमें ये रिलेशन याद रखना है। ये मैकेनिक्स में भी यूज करते थे हम लोग, यहाँ भी यूज करते थे कि मोमेंटम को इससे कैसे रिलेट करेंगे, और के की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, फिर इसको प्लेस करेंगे। अब हमारे पास ये रेडियस आ गई। अगर प्रोटॉन की रेडियस होती है तो देखो यहाँ पे जो मास आ रहा है और कोई चेंज नहीं, मास सीधा सीधा चेंज हो रहा है। इसका मतलब रेडियस में आप देखो तो रेडियस बी पार्ट प्रोटॉन के लिए रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन दिस इक्वल टू रूट एम, मास के डायरेक्ट लिखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय रूट एम मास ऑफ। इस इक्वेशन से आप सीधे सीधे रेडियस ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिंपल, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल है इक्वल काइनेटिक एनर्जी, कंपेयर द रेडियस एंड रियल पाथ विद नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड तीनों में नॉर्मल है। मान लीजिए हमने कहा कि इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन, और इसमें 3 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ये 3 पार्टिकल, तीनों के लिए काइनेटिक एनर्जी के सेम है।
अब हमें रेडियस डिस्कस करनी है, ठीक है। रेडियस का कंपैरिजन करना है तो देखो क्या सॉल्यूशन हमारे पास अभी मैंने बताया। सबसे पहले इनके चार्ज और मास लिख लीजिए, चार्ज, मास और पार्टिकल। कौन कौन से पार्टिकल हैं इधर देखो। ये सबसे पहले हमने प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन का मास mp है और इसका चार्ज प्लस है। फिर हमने ड्यूट्रॉन ले लिया, ये ड्यूट्रॉन, इसका मास तो ट्वाइस हो गया mp के, चार्ज प्लस है। फिर हमने यहाँ अल्फा पार्टिकल कंसिडर कर लिया। अल्फा पार्टिकल में देखो हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा पार्टिकल के मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन 4 mp और चार्ज ट्वाइस, हीलियम न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो 2 प्रोटॉन बचेंगे तो +2। ये हमने सबसे पहले डिसाइड कर दिया। अब रेडियाई काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में अभी हमने देखा था कि मोमेंटम mv, ये मोमेंटम हमारा p हो गया। इस अगर मोमेंटम की वैल्यू देखें इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आता है 2m k, ये हमारा काइनेटिक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उसको हमें इस टर्म में लाना है। अब जरा रेडियस देखते हैं तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ध्यान से देखो, मोमेंटम 2mp के एज इट इज, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका चार्ज क्यूबी, mp बाई क्यूबी प्लस ई वाला ई इंटू वी, ये प्रोटॉन किया गया। सिमिलरली रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन लिखते हैं तो देखो मास में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 2mp के एज इट इज, ये भी हो गई। सिमिलरली आर अल्फा लिखते हैं तो आर अल्फा देखो कितना हो जाएगा, क्या चेंज आएंगे हमारे पास, मास की जगह 4mp के और जो चार्ज है हमारा वो ट्वाइस हो जाता है 2ev। इसको सिंप्लीफाई करो, ये 2 बाहर ले लो तो ये 2 आ जाएगा तो 2mp के दिस रूट और ये 2 से कैंसिल होंगे। अब यहाँ से ये टर्म और ये टर्म देखो सेम है और ये टर्म की वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब हमारे पास rp इज टू rd इज टू r अल्फा अगर रेशियो चाहिए हमको तो ये 1 कर दें तो इसकी √2 हो जाएगी ये वैल्यू और ये फिर 1 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो असाइनमेंट आपको दिया था इसका सॉल्यूशन ये है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम लोग देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी कि जो चार्ज पार्टिकल था हमारे पास, ठीक है, उसका मोशन हमने देखा, चार्ज पार्टिकल का मोशन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। किसमें डिस्कस कर लिया हमने, स्ट्रेट लाइन पार्ट डिस्कस कर लिया उसका मोशन का। स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कुलर पाथ हमने डिस्कस किया, π/2 थीटा एंगल होता है और इसके बाद हमने हेलिकल पाथ डिस्कस किया, ठीक है। ये हमारे डिस्कशन थे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक charge particle in electric and magnetic field। देखो इधर या फिर पढ़ तो हमारे पास लॉरेंज फोर्स जो है वो क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी, ये हमारा फोर्स है, क्लियर। और इसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। अब इंडिविजुअल आपने देखो ये भी डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत डिस्कशन हुआ। इंडिविजुअल आपने इसके सारे केसेस डिस्कस कर लिए, स्ट्रेट लाइन पाथ, सर्कुलर पाथ, हेलिकल पाथ, सारे केसेस डिस्कस कर लिए। जरा दोनों को कंबाइंड करते हैं, ये दोनों फोर्सेस को, अलग अलग तो डिस्कशन हो चुका, तो दोनों को कंबाइंड करते हैं तो इनका क्या इफेक्ट आता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो इसमें केसेस बाई केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस अगर हम कंसिडर करें, सपोज वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कोलिनियर, ये तीनों वेक्टर कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग ये हुआ यहाँ पे पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, दोनों पार्ट, ये ध्यान रखना हमें। कोलिनियर का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, पैरेलल भी और एंटी पैरेलल, दोनों डायरेक्शन है। तो देखते हैं क्या होता है। इधर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन में ये आपकी वेलोसिटी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसी डायरेक्शन में। अब सबसे पहले इस वाले फोर्स को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए, चाहे उस पर वेलोसिटी हो या ना हो, रेस्ट में हो, इलेक्ट्रिक फोर्स आपने उस पर एक्ट करा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसकी कंडीशन। तो इधर देखो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो एफ ही लगेगा वो ऐसे लगेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। तो यहाँ पे ये जो फोर्स दिख रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये एक्सीलरेटिंग फोर्स बन जाएगा, और स्पीड जो है पार्टिकल की यहाँ पे जो b है वो इंक्रीज करेगी। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का डिस्कशन है, क्लियर। लेकिन अगर ये निगेटिव चार्ज होता, माइनस क्यू होता है, यहाँ पे माइनस क्यू होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे दिया था, और इस डायरेक्शन में लगता है तो ये डी एक्सीलरेटिंग फोर्स हो जाता है। डी एक्सीलरेटिंग फोर्स कहलाता है हमारे पास, और डी एक्सीलरेटिंग फोर्स कहलाता है ये। तो यहाँ इसकी स्पीड क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज करती है। जो स्पीड है बी, ये डिक्रीज करती है। ये हमारे पास कंडीशन, क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर रही है और इस केस में स्पीड आपकी डिक्रीज कर रही है। ये एरो इंडिकेट कर रहा है डिक्रीजिंग। तो ये एक्सीलरेटिंग और ये डी एक्सीलरेटिंग केस हो गया। अब इसी में हमें मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करना है हमारे पास, तो वेलोसिटी और इस वाले में, तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या है, एफ एम क्यू बी क्रॉस बी, ये हमारे पास रिलेशन है। इन दोनों के लिए एफ एम इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं क्यू
बी साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। थीटा देखो 0 हो जाए या पाई हो जाए, ये हमने देखा, तो ये फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू Fm जो है वो 0 हो जाएगा, और Fm 0 हो जाएगा तो पार्टिकल सिर्फ एक्सीलरेटिंग और डी एक्सीलरेटिंग की सिचुएशन में होगा, और यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू या डी एक्सीलरेशन की वैल्यू, ए की वैल्यू एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा QE बाई मास, और डी एक्सीलरेटिंग में हमारे पास आ जाएगा ए, ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो माइनस हो जाएगा क्यू नेगेटिव चार्ज ए, और ये बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी इक्वल टू यू टी, जो भी डिस्टेंस अगर है स्पीड निकालनी है तो बी इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ये दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन है, थर्ड वाली भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये केस फर्स्ट में। अब इस केस में देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड केस हमारे पास, ठीक है ना। सेकेंड केस क्या आ रहा है, बी कामा यू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो सेकेंड केस अब हमने ये ले लिया बी वेक्टर, ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर है यहाँ पे कि अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है, ये तीनों वेक्टर, तो ये सिचुएशन क्या है राइज हो सकती है। देखिए जरा, ये सिचुएशन ये है, यहाँ पे सपोज करो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, यहाँ पे ये वेलोसिटी वेक्टर ले लिया, और ये जेड एक्सेस हमने यहाँ ले ली, ये एक्स एक्सेस हो गई आपकी, ये वाई एक्सेस हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड हमने ले ली, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ले ली, ये मैग्नेटिक फील्ड पहला पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब जरा इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में हमने देख रहे कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अब इस डायरेक्शन से देखो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू, तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स ये दिख रहा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा दिख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। और इसके बाद हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स दिख रहा है, मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा, इधर देखो राइट हैंड है, क्यू बी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो बी क्रॉस बी से ये मैग्नेटिक फोर्स नीचे आ गया, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एफ एम, वो ये आ गया। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे ये इस सिचुएशन में अपोजिट आ गया। ये नेसेसरी नहीं है कि ऑलवेज अपोजिट है, लेकिन ये डायरेक्शन आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की चेंज कर देंगे, इनटू द प्लेन कर देंगे, तो ये भी ऊपर ही आएगा, तो दोनों फोर्स सम भी हो सकते हैं। इसका मीनिंग हमारे पास जो एफ नेट निकलना, हम ये बोल सकते हैं कि एफ नेट हमारे पास एफ ई प्लस एफ एम वेक्टर आ रहा। क्लियर लीजिए। अब यहाँ पे दोनों अपोजिट हैं, ठीक है, अपोजिट है, तो इसकी एक पॉसिबिलिटी कि ये जीरो भी हो सकती है,
अगर जीरो हो गया, इफ एफ नेट इक्वल टू जीरो, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इक्वल टू एफ ई फोर्स हो गया हमारे पास क्यू बी, यहाँ से दिख रहा है, और ये दिख रहा है हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा क्यू बी क्रॉस बी, ये वेक्टर आ गया। क्लियर है किसी? यहाँ से देखो क्यू एलिमिनेट कर दिया हमने, तो ई वेक्टर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बी क्रॉस बी। तो इस तरीके से अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये बी बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ई इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी बी साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 हमारा कितना हो गया 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई बाई बी दिस इक्वल टू। अगर इस सिचुएशन में है क्वेश्चन, तो ऐसे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और ऐसे में देखो दोनों फोर्स हो रहे हैं, कौन कौन से फोर्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट जीरो है। रिजल्टेंट जीरो है, दैट मीन्स पार्टिकल सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा अनडिफ्लेक्टेड। तो पार्टिकल का क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड मोशन हो जाएगा, यहाँ पे पार्टिकल का अनडिफ्लेक्टेड मोशन, और ये स्ट्रेट लाइन पाथ सीधा आपको दिख रहा है, कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। क्लियर? इस स्ट्रेट लाइन पाथ में अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल सीधे प्रोसीड कर जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये ऑब्जर्व करना था कि किस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो, तो चार्ज पार्टिकल हमारे पास किस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, सिचुएशन इसमें अब नेक्स्ट देखो, हम लोग इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया, तो आप देखिए पेज नंबर 23 पे है, ठीक है ना, 23 पेज पे देखें, एक प्रॉब्लम हमने कंसिडर की है इसी पे बेस्ड, जो ये दिया हुआ है हमारे पास। ए पार्टिकुलर मास एम चार्ज क्यूब इज थ्रोन फ्रॉम ओरिजिन एट डी इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम है, एक पार्टिकल को ओरिजिन से थ्रो किया जाता है, ये 0 0 कोऑर्डिनेट है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस, ओरिजिन से थ्रो किया जाता है, मास चार्ज दिया हुआ है, विद वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। इधर देखो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास गिवन है v इक्वल टू आपका वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k इन एसआई यूनिट है, मतलब मीटर पर सेकंड। क्लियर है दिस इज? तो ये आपको गिवन है पार्टिकल का इन रीजन भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2i टेस्ट। इधर मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, ये 2i, ये यूनिट मतलब टेस्ला, ये 2i भी गिवन है। इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर टाइम t इक्वल टू पाई m बाई क्यू बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। अब देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, ठीक है ना, पहले मैग्नेटिक फील्ड थी। t इक्वल टू पाई m बाई क्यू बी जो दिया हुआ है आफ्टर टाइम t, आफ्टर t इतने टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज स्विच्ड ऑन। E इज स्विच्ड ऑन मतलब देखो अब क्या हो गया, पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी सिर्फ,
और जब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया गया यहाँ पर, ठीक है ना, तो इस केस में अब T इतने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों आ जाएंगे, E और B दोनों प्रेजेंट हो, दोनों फील्ड प्रेजेंट हो गई यहाँ पे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, स्विच आंसर दैट पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, विद कांस्टेंट स्पीड। अब इसमें ये कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, मूव्स in a straight line with constant speed find electric field। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो अब यहाँ से आपको सीधा समझ में आ रहा होगा जो हमने प्रॉब्लम दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही नहीं जा रहा और ना तो उसका एक्सीलरेशन है ना डी एक्सीलरेशन है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो ये कौन सा केस हो गया, सेकेंड केस दिख रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम देखो सीधा सीधा बी वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें एक रिलेशन ये जान है कि E इक्वल टू बी क्रॉस बी हमारे पास अप्लाई, क्लियर है दीजिए। क्या हमें अप्लाई होगा, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बी क्रॉस बी, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन मोशन है, और ये हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिखा, स्ट्रेट लाइन मोशन है। इसका भी ये होगा हमारे पास कि जो F नेट था वो जीरो है, जीरो का मतलब ये हमारे पास Fe प्लस Fm इक्वल टू जीरो। ये दोनों फोर्स मिलके क्या हो गए आपके, जीरो, दोनों फोर्स मिलके ये जीरो हो रहे हैं। तो ये केस यहीं पे देखो, ये दोनों जीरो हो गए, इनको इक्वेट कर दिया, ये रिलेशन करा, इसका मतलब इस पे मुझे वर्क करना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम मेरी क्या आ रही कि वेलोसिटी जो हमें दे रखी है वो T इक्वल टू जीरो पे दे रखी है, और ये टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो इतने टाइम में वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड में देखें वेलोसिटी वेक्टर क्या चेंज होके आएगा। तो इस टाइम को देखो जरा ध्यान से, ये टाइम आपका T जो पाई m बाई क्यू भी दे रखा है, ये दिस इक्वल टू कैपिटल T टाइम पीरियड बाई 2, ये टाइम पीरियड का हाफ है। रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं, ये कितना रिकॉग्नाइज हुआ आपको, टाइम पीरियड का हाफ। और हाफ टाइम पीरियड का मीनिंग ये हुआ कि पार्टिकल तब तक कितना पार्ट कंप्लीट कर लेगा, सेमी सर्किल। इसके मतलब अगर यहाँ से पार्टिकल देखें तो अगर इधर जाता है वैसे ये सेमी सर्किल ऐसे कंप्लीट करेगा, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी अगर इधर है ये, तो यहाँ पे वेलोसिटी सेमी सर्किल में हमारे पास ये ऐसे हो जाएगा। बाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा मैं, ये मतलब जो भी वेलोसिटी वेक्टर है उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे ऐसे है तो सेमी सर्किल कंप्लीट होने के बाद वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी। अब देखो वेलोसिटी कौन सी चेंज हो रही है, जो इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, एलॉन्ग वाले में तो कोई चेंज नहीं आता, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा सावधानी, इतना ही दिमाग लगाना था यहाँ पे कि ये कितना चेंज होगा। तो जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा इस समय, ये बी डैश मान लें, देखो ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के एलॉन्ग वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ये 2i हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी -3i -4k। ये बस इतने पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करना था, ये कितना हो जाएगा, तो ये भी वेक्टर हो गया हमारे पास। और अगर ये भी वेक्टर हो गया तो अब देखो बहुत आसान, यहाँ से E निकालना, तो E वेक्टर हमारे पास आ गया, कितना आ गया, B वेक्टर 2i -3j, 2i -3j
-4k मल्टीप्लाई बाई मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट 2i। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस आई -k तो +k हो जाएगा, तो 6k कैप, और 4k क्रॉस आई, k क्रॉस आई में j होता है तो ये -8j। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे क्लियर दिस इज, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, क्यू बी क्रॉस बी से रिलेशन हमारे पास जो आ रहा था, क्यू बी क्रॉस बी जो रिलेशन यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया था, ये वाला साइन, अच्छा ये वाला साइन को प्रेस कर दिया आपने, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लीजिए, इस वजह से ये आया। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है क्योंकि इस फार्मूले को हमने प्लेस किया है, तो ये माइनस आ जाएगा और ये माइनस हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा 8j -6k। क्यों? क्योंकि फोर्स को इसको 0 किया आपने। क्लियर दिस चीज।